Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden। ये फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 307। पिछले पार्ट का हमारा मेन फोकस इस कंपटीशन के पहले ट्रायल पे होता है, ऑफ कोर्स जो कि अनऑफिशियल था। पूरी सिचुएशन को जानने के लिए आपको देखना होगा पिछले पार्ट को। लास्ट में जाके वो बंदा जो कि सारे पार्टिसिपेंट्स को कैप्चर करने के लिए आया होता है, वो किसी पावरफुल प्रेजेंस को महसूस करके जियान के सामने से धुन दबा के भाग जाता है। अब चलो हम आगे की स्टोरी जानते हैं। ये सीन था उसी स्पेस के ऊपर का जहाँ पे जियान का फिगर गायब हुआ था। अचानक से गूंज से क्रैश की आवाज वो प्रकृति फॉर्मेशन से फाइनली बाहर आ जाता है। उसे सुरक्षित देख के सारे कंप्यूटर्स को रिलीफ फील हुई थी। ये दुखी पे पूछते हैं, जियान क्या तुम ठीक हो? और उस बंदे के बारे में क्या? जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, नहीं वो भाग गया। अगर आखिरी पल में मिस्टीरियस पावर उसकी प्रकृति फॉर्मेशन के अंदर एंटर नहीं हुई होती तो उसे अपनी पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बंदे को कैप्चर कर ही लेता। क्या सब लोग नोट करते हैं? म्यूगे कहता है जाने दो, क्योंकि वो चला गया है तो फिर हम भी चलते हैं टैनिंग वेला। सभी जियान की भौहें से उठ जाती हैं। वो पूछता है, बाय द वे जब मैं वहां पे फाइट कर रहा था मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, क्या वो साउंड तुम सबने भी सुना? यंची भौहें से उठ के बोलती, अजीब सी आवाज? नहीं, तुम्हारे स्पेस में एंटर करने के बाद हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ और चीजों को डिस्कस करने के बाद ये सब अपनी बोट्स को आगे ले जाने लगते हैं। इनकी डेस्टिनेशन थी टैनमिंग वेला की तरफ, जो होता है वो बड़ा सा आइलैंड। सीन हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं जहाँ आसमान में फ्लोट करने वाले डूटियानो एक अनयूजुअल एक्सप्रेशन को लिए होते हैं। उसको इस टाइम पहले वाली आवाज को शायद जियान के अलावा बस वही क्लियरली सुन पाए थे। ये समुद्र की गहराइयों में से आई होती है। खासकर इस ऑरे को सेंस करके वो बता सकते थे कि वो जरूर एक पावरफुल मॉन्स्टर होगा। ये समुद्र और समुद्रों की तरह नॉर्मल नहीं होता है। इसे कल्टिवेटर्स के लिए फॉरवर्डन जोन भी कहा जाता है। इवन डूटियानो जैसा पावरफुल एक्सपर्ट भी उस गहराई तक जाने से डरेगा। वो एक हल्की आवाज में कहते हैं, हिडन सोल सोसाइटी में सच में कई कल्टिवेटर्स हैं। लगता है टैनमिंग वेला भी ने लंबे समय तक कंटेन नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ मैं बस कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसी साथ उनका फिगर हल्का सा फ्लिकर हुआ था। वो भी टैनमिंग वेला की तरफ शूट हो जाते हैं। मंजर दिखाया जाता है हमें समुद्र के नीचे का, जहाँ वो फॉर्मेशन से गायब होने वाला थिन फिगर अपीयर हुआ था। इस बंदे का नाम होता है बाइहन और ये अपनी मैसिव सोलिटिंग वेल के साथ तेजी से गहराई की तरफ जा रहा होता है। इसके चेहरे पे एक्सट्रीम फियर को देखा जा सकता है। आखिरकार वो आवाज इसे डेप्थ में जाती हुई कुछ मिनट्स और हुए थे। तभी जुश बूम के साउंड के साथ इसके सामने पानी की एक बड़ी शॉकवेव बनती है। हम उसके बीच में अपीयर होते हुए देखते हैं एक औरत को जिसका चेहरा काफी पतला सा था। वो एक मॉकिंग टोन में बोलती है, बाइहन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस बार फेल हो जाओगे। इस बंदी का नाम था लेंगयान। बाइहन गुर्रा के बोलते, लेंगयान तो अपने काम से काम रखो। लेंगयान के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो गए थे। वो कहती है, तुम उस आवाज को सुन चुके होगे राइट? वो लॉर्ड तुम्हें बुला रहे हैं। इन शब्दों को सुन के बाइहन बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, जैसे कि एक भी सेकंड का डिले उसकी जान ले सकता है। पीछे रह गई लेंगयान उसे उड़ाती हुई बोलती है, आखिर वो लॉर्ड जो कि कई सौ सालों से शांत थे वो अचानक से क्यों जाग रहे हैं? इवन लॉर्ड हेशु भी उनसे डरते हैं। उम्मीद करती हूँ चीजें नॉर्मल रहेंगी अब, क्योंकि हिडन सोल सोसाइटी के द्वारा भेजे गए सारे टॉप टियर के किलर्स फेल हो चुके हैं। लगता है इस साल का 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन अब तक के इतिहास का सबसे इंटेंस होने वाला है। खैर हिडन सोल सोसाइटी के ऑब्स्ट्रक्शन के हटने के बाद जियान की टोली को कोई नहीं रोक पाता। ये सी ऑफ डस्ट एकदम विशाल का होता है, बट जो चीज सारे कंटेस्टेंट्स के सामने थी वो इसे भी ज्यादा ग्रैंड लगती है। एक मैसिव माउंटेन रेंज जिसके जंगलों में से रोज की आवाज सुनी जा सकती थी। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस होती है किसी नॉर्मल हाथों से भी महसूस किया जा सकता था। ये थे टैनमिंग माउंटेन्स, 4 क्वाड्रेंट कंपटीशन की स्टेज। हालांकि जियान की नाव में छेद हो चुका था, लेकिन ये तब भी जैसे तैसे करके इन्हें किनारे तक पहुंचा ही देती है। जब टापू की जमीन पर उतर के जियान उन हरे भरे पहाड़ों को देखता है वो खुद से बोलता है, तो ये टैनमिंग वेला। ये जगह उसे थंडर वैली से भी ज्यादा मैजेस्टिक लगती है। तभी साइड में अपीयर होकर डूटियानो कहते हैं, सरप्राइज हाँ, चिंता मत करो, भी सरप्राइज करने वाली और भी कई चीजें हैं। डूके भी आगे चलते हुए बोलती है, चलो चलो पहले हम अपने कॉन्टेक्ट्स को ढूंढते हैं। सब नोट करते हैं। इनके कदम तेज हो गए थे। ये जो टैनमिंग पहाड़ों की श्रृंखला होती है इनमें भी टैनमिंग विला सबसे ज्यादा ऊंचाई पे था। पूरे यिनहंटियन में ये माउंटेन्स खजानों की खदान कहे जाते हैं। यहाँ की वो इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स को सपोर्ट करती है। यहीं इस प्लेन के मास्टर भी रहते हैं। वेल अगर बात करिए प्लेन मास्टर्स की तो ये वो एपेक्स बीइंग होते हैं जिनका जन्म बस हायर प्लेन्स में ही हो सकता है। दुखी क्वाड्रेंट जैसा लोअर प्लेन ऐसे फिगर की कभी बुनियाद नहीं बन सकता। एक समय की बात है जब जंगल से कई लोगों का ग्रुप बाहर आता है। लगता है वेलकम करने वाले लोग थे। इन न्यू कमर्स ने साफ सुथरे प्लेन गारमेंट्स पहन रखे होते हैं, मतलब कपड़े, और इनका लीडर था एक 4 स्टार 2 इमोर्टल। लेकिन जो चीज जियान के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करती है वो एक बेहोश लड़की थी। अब इसकी कंडीशन सही नहीं होती है। दुखी आगे बढ़ के चीजों को
एक्सप्लेन करने वाली थी तभी डू टियान उसे पीछे खींचते हैं। फिर वो कहते हैं हम बेजू की एक छोटी सी फोर्स हैं और इस 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। वो चुपचाप से एक हाथ को पीछे ले जाके जियान के ग्रुप को कुछ सिग्नल्स करने लगे थे। ये सुन के वो लीडर बोलते हैं बेजो हाँ वेल हम भी वहीं से हैं, क्यों ना साथ में चला जाए। डू टियानफेंग कहते हैं इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दोनों समूह साथ में आगे बढ़ने लगे थे। जियान काफी कंफ्यूज था। अच्छी बात है कि अभी एंट्री मारी थी सो लिटिल लॉर्ड ने। वो कहते हैं हाँ तुम्हें पता नहीं है, इस कॉम्पिटिशन में चारों कॉन्टिनेंट से कोई भी पावर पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट यानी कि डोंगजो ही है जो डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने के लिए अलग से प्रतियोगिता रखता है। बाकियों को फर्क नहीं पड़ता है। वो थंडर वैली और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ओवरलॉर्ड होने की वजह से डू टियानोंग के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना जरूरी है। और हम इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। उन 3 कॉन्टिनेंट्स के 3 रूलर्स के अलावा और लोग नहीं जानते हैं कि डू टियानोंग लगते कैसे हैं। जियान मन ही मन में कहता है ओ अब मुझे समझ में आया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उसके सोल परसेप्शन में और भी कई चीजें आती हैं। वो खुद से बोलते हैं सबसे ऊंची जगह तक पहुंचने में लगता है अभी काफी दूरी बाकी है और बीच में इतने सारे चेक पॉइंट्स हैं। अपनी वास्ट सोल पावर के बाद भी उस पूरी माउंटेन रेंज को सेंस नहीं कर पा रहा था। ये जगह सच में बहुत बड़ी होती है। वो कई छिपे हुए खतरों को भी फील कर पाता है। ये ग्रुप जिसका सामना हुआ होता है जियान की टोली से, ये बेजुओ का युआन सेक्ट होता है। ये भी यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन के लिए आए थे। इनका लीडर युआन शाओ काफी स्ट्रॉन्ग था। अच्छी बात है कि अपनी मिड से 4 स्टार दोशियान रेलम के स्टैंड के बाद भी उसके चेहरे पे कोई भी घमंड दिखाई नहीं देता है। वो काफी अप्रोचेबल था। वो युआन शाओ कहते हैं आज काफी देरी हो चुकी है। ये टियानमिंग माउंटेन्स के सोल बीस्ट और डेंजर से भरे हुए हैं, क्यों ना आज के लिए हम यहीं पे आराम करें, आगे की जर्नी हम कल कंटिन्यू करेंगे। वो पीछे मुड़ के डू टियानोंग से पूछता है ब्रदर डू बोलो क्या कहते हो। ये सब अब तक कई घंटों तक चल चुके थे जिसकी वजह से एक दूसरे से काफी फेमिलियर हो चुके होते हैं, क्योंकि युआन सेक्ट कुछ बेजू की एक पावरफुल फोर्स होती है। ये आखिर कैसे नहीं समझ पाते कि डू टियानोंग बेजू से नहीं है, वो अपनी पहचान छिपा रहे हैं। अच्छी बात है युआन शाओ को इस सबसे परेशानी नहीं होती है, ना ही वो किसी से पूछता है। लेकिन ऑफ कोर्स इनके डिसाइपल्स के बारे में थोड़ा अलग था। इन सब की आंखें डाउट से भरी हुई थी। वैली मास्टर डू टियानोंग बोलते हैं ऑफ कोर्स ब्रदर युआन तुम सही बोल रहे हो। दोनों ग्रुप से एक अच्छी जगह पे ढूंढ के कई मोटे मोटे पेड़ों से बाउंड्रीज बनाए लगे थे जिसके बीच में कई कैंप होते हैं। और आप सब ये सोच रहे हो कि ये सब आखिर उड़ क्यों नहीं रहे, फिर दोशियान रेल में ब्रेक थ्रू करने का क्या फायदा। बात ऐसी ही कि हर चीज के ऊपर कोई और चीज होती है। ऑफ कोर्स जब तक तुम गॉड रियल्म तक नहीं पहुंच पाते उसी तरीके से भले ये सब पावरफुल हो, लेकिन टियानमिंग माउंटेन्स भी खास थे या उड़ने वाली टेक्निक्स अक्सर फेल हो जाया करती थी, इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है पैरों का। पर ये भी टियानमिंग विला का एक टेस्ट होता है। जब दिन ढलता है और रात शुरू होती है तो जियान अपने ग्रुप के टेंट के चारों तरफ कई मेडिसिन पाउडर्स को फैला देता है जिससे जहरीले जीव दूर रहे। अब ये सब कैंप फायर के चारों तरफ बैठे होते हैं। वो पूछता है वैली मास्टर डू ये क्या हो रहा है। अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करने के बाद डू टियानोंग हल्की आवाज में बोलते हैं क्या तुम सबको ऐसा लग रहा था कि टियानमिंग विला में जाना इतना आसान होगा। जियान अपने चेहरे को हिलाते हुए बोलते हैं नहीं ये आसान कैसे हो सकता है, वो भी कुछ ऑफ फील कर रहा था। डू टियानोंग एक्सप्लेन करते हैं कि जिस समुद्र से होकर तुम यहाँ पे आए हो वो इस 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन की पहली स्टेज है। एंशिएंट टाइम से यही रूल चले आ रहे हैं। सिर्फ हिडन सोल सोसाइटी खतरों से लड़ने के बाद इन टियानमिंग माउंटेन्स में एंटर किया जा सकता है और तभी शुरू होता है असली ट्रायल जिसकी कठिनाई हर एक राउंड के साथ बढ़ती है। हम खुद लीडर्स होने की वजह से इन मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते वरना एक्सपीरियंस को हासिल करने वाला पूरा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुम सबको फिर से चेतावनी देता हूँ टियानमिंग विला का ट्रायल शुरू हो चुका है। उनके सीक्रेट एक्सपर्ट की नजरें तुम सबके ऊपर है। वो चुपचाप से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या कोई नियम तोड़े गए हैं या क्या हमारे जैसे बुड्ढों ने तुम्हारी हेल्प कर रही है। तुम्हें करना क्या है, वेल ये है बिल्कुल सिंपल, बस इन पहाड़ों की सबसे ऊंचाई पे पहुंचो जैसे तुम विला में एंटर कर पाओगे और तभी 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की तुम्हारे पास असली क्वालिफिकेशन होगी। ये सब सुन के जियान और बाकियों का दिमाग जलना जाता है। ल्यूचिंग कहती है टियानमिंग विला सच में कुछ है। डू टियानोंग बोलते हैं ऑफ कोर्स हर बार जब 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन होता है विजेताओं को मिलने वाले रिवॉर्ड्स कुछ अलग ही स्तर के होते हैं। कॉम्पिटिशन जितना ब्रूटल होगा इनाम भी उतने ही आकर्षक होंगे। अभी दुकेफे की ब्यूटीफुल आंखें भी चमक रही थी। वो कहती है मुझे याद है पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो सी ऑफ डस्ट से टियानमिंग विला में एंटर करने तक टोटल 6 ट्रायल्स थे। मुझे लगता है इस
बार सिचुएशन और भी खतरनाक होने वाली है। हालांकि वो तब काफी यंग थी, लेकिन उसकी वो यादें अभी ताजा होती हैं। जियान पूछता है पिछली बार कंपटीशन किसके बारे में था। डुकेफे करके बोलती है। तब इसकी थीम थी अनलॉक द पावर ऑफ द प्लेन। हमें एक खास किस्म के स्पेस में एंटर करना होता है जहाँ पे किसी चीज के लिए बैटल होती है। वो प्लेस सच में बहुत डेंजरस था। चीफे के इन शब्दों ने चारों तरफ एक शांति फैला दी होती है। कुछ समय के बाद म्यूगे खड़े होकर अपनी टेंट की तरफ जाने लगा था। वो कहता है तुम सबको ही आराम करना चाहिए, आगे की बातें हम कल करेंगे। जियान आज पहरेदारी की जिम्मेदारी लेता है और इससे लोगों को भी परेशानी नहीं थी। इन टाइमिंग पहाड़ों की रातें कुछ ज्यादा ही ठंडी होती हैं। वो साए साए की आवाजों के साथ चलने वाली हवाएं चीजों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। काफी देर तक शांति बनी रहती है। एक पल की बात है जब जियान की नजरें अपने कैंप के पीछे के पेड़ के ऊपर जाती हैं। वो कहता है बाहर आओ। 1 2 3 4 5 6 सेकंड। फिर एक डेलिकेट आवाज कहती है ओ। हम डार्कनेस में से एक छोटी सी लड़की को निकलते हुए देखते हैं जिसका फिगर देखने में बहुत क्यूट होता है। खासकर उसने जो काले रंग की रोब पहन रखी थी उसके शरीर के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिससे वो थोड़ी सी कॉमिकल भी लगती है। इसे देख के कहा जा सकता था कि इसकी उम्र 10 से ज्यादा नहीं होगी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें ये उसके चार्मिंग ऑरे को और बढ़ा देती हैं। जियान कुछ समय तक अपने चेहरे पे सरप्राइज रखने के बाद पूछता है क्या तुम युआन सेक्ट से हो। वो सेंस कर पाता है कि इस लड़की की स्टैंड 2 स्टार 2 इमोर्टल की है जो कि जियान के बराबर है, लेकिन इसकी उम्र ऑफ कोर्स काफी अचंभे वाली बात होती है। लेकिन जियान का ध्यान जाता है उस अजीब सी एनर्जी पे जो उस लड़की की बॉडी से बाहर आ रही थी। जब जियान की वो चमकती हुई आंखें उसे ऑब्जर्व करती है उस लड़की के चेहरे पे थोड़ा सा एंग्शियस एक्सप्रेशन अपीयर होता है। लगता है अजनबियों से बात करने का उसे अंदाजा नहीं था। वो पलकें झपका के नर्वस आवाज में बोलती है यस मेरा नाम है युआन यान। बिग ब्रदर क्या तुम मेरी एक चीज में हेल्प कर सकते हो। जियान इंटरेस्ट के साथ पूछता है क्या ये लड़की बीच रात में अकेली यहाँ पे आई है। खासकर इसका वो मिस्टीरियस ऑरा कुछ अलग बता रहा है। एक बार लेफ्ट और राइट देखने के बाद युआन यान अपनी सॉफ्ट लेकिन डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में बोलती है क्या आप मेरी सिस्टर को बचा सकते हो। जियान पूछता है वो लड़की जो कि बेहोश थी। अपने हाथों को क्लेंच करके युआन यान कहती है वो अपने चेहरे पर जैसे साहस को लाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सच में स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं भी डरने वाली नहीं हूँ। अगर आप मेरी सिस्टर को बचा लेते तो मैं आपको बताऊंगी कि अंकल युआन और बाकियों ने अपने खजाने कहाँ छिपाए हैं। जियान कॉशियसली पूछते उसे क्या हुआ, क्योंकि इस ट्रायल में लीडर्स एक्शन नहीं ले सकते थे। सारा काम करना होता डिसाइपल्स को, बट युआन सेक्ट के डिसाइपल्स भी कोई हल्के नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खजाना है जो इन जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी पीछे ढकेल पा रहा है तो आंखें बंद करके उसके पास जाना तो बहुत बड़ी गलती होगी। युआन यानी कांपती हुई आवाज में बोलती है मेरी बहन के शरीर में जहर चला गया है। बात ऐसी है कि इस ट्रायल में वो और उसकी बहन सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग डिसाइपल्स होते हैं, लेकिन टैनमिंग माउंटेन्स में पहुंचने से पहले इनका एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर से सामना होता है। अपने साथियों को बचाने के लिए उसकी बहन ने उस खतरनाक सोल बीस्ट का सामना करने की कोशिश की जिससे साइड डिसाइपल्स दूर जा सके। फिर जब अगली बार उस जगह पर लौट के आते हैं वो युआन की बहन को बेहोश पाते हैं। जियान कहता है चलो मुझे उसके पास ले चलो, अगर ये सिर्फ सच में पॉइजन है तो उसका इलाज करने की जरूर उम्मीद है। आफ्टर ऑल दुखी कॉन्टेंट में जियान वो फुल पॉइजन बॉडी से कई बार डील कर चुका है और उसने कई स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रखे हैं। इन शब्दों को सुनकर युआन की आंखों में एक उम्मीद जाग जाती है। वो ईमानदारी के साथ बोलती मैं आपको वहाँ पे ले नहीं आ सकती, मेरी सिस्टर को कोई पावरफुल एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे हैं, लेकिन कल की रात मैं किसी तरीके से उन्हें दूर भगा दूंगी, फिर आपको वहाँ पे लेके जाऊंगी। जियान बिना हेजिटेशन के बोलते है ऑल राइट। ये सुनते युआन जियान की तरफ एक स्माइल वाला चेहरा बनाती है। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, थैंक यू बिग ब्रदर। वो फाइनली अपने बड़े बड़े कपड़ों को उठा के फिर से डार्कनेस में मिल गई थी। वो क्लियरली अपने कैंप में चली गई होती है। जब जियान फाइनली यहाँ पे अकेला रह गया होता है सोइड लॉर्ड उसके मन में बोलते हैं युआन सेक्ट ये सिंपल नहीं लगता। जियान सरप्राइज हो गया था। आखिरकार सोइड लॉर्ड कोई ऑर्डिनरी पावर हाउस नहीं थे, वो सातों रियल्म्स में घूमे हैं, इसलिए इस पावर को पहचानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जियान पूछते हैं मास्टर आप जानते हो। सोइड लॉर्ड कहते हैं हाँ कुछ कनेक्शन तो है। जब मैं तुम्हारी तरह था तब मुझे भी कॉन्टिनेंट में जाने का मौका मिला था। वहाँ एक फोर्स मौजूद थी जिसका नाम था युआन सेक्ट। इनके बारे में खासियत है कि ये द्वितीय फोकस नहीं करते थे, बल्कि ये माहिर होते हैं फॉर्मेशंस के मामलों में। तब एक पावरफुल 2 फॉर्मेशन मास्टर इन्हें लीड कर रहा था और उस समय की युआन सेक्ट की पोजीशन तो अभी के थंडर वैली जैसी मान सकते हो। ये इस लेवल पे ऑपरेट करते थे। जब जिन 2 फॉर्मेशंस के बारे में सुनता है उसके दिल में एक चिंगारी जागती है। वो भी एक फॉर्मेशन मास्टर था, भले ही अब तक ज्यादा चीजें उसने खुद सीखी हो। अगर उसे ट्रेनिंग का सिस्टमेटिक तरीका मिल जाता है तो फॉर्मेशन के मैटर में और भी आगे बढ़ पाएगा। और अगर सोल
सोलिटर लॉर्ड भी किसी को पावरफुल दो फॉर्मेशन मास्टर बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति सच में टेरिफाइंग रहा होगा। जन आंखों में एंटिसिपेशन को लेके खुद से बोलता है, मैं तभी कहूँ कि इस छोटी सी बच्ची की एनर्जी इतनी अजीब क्यों थी। तो एक तरीके की फॉर्मेशन पावर है और इंसेप्शन की पावर और एनर्जी। जन के एक्सप्रेशन को देखे सोलिटर लॉर्ड हैक करके कहते हैं, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो मैं आगे जो भी आंसर चाहिए वो खुद ढूंढने होंगे। ये सुन के जन अपनी आंखें रोल करता है। अंदर से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहा था, लेकिन एक बात तो पक्की हो गई थी कि 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन सच में इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपनी द्विकी 2 कोर और अपनी 2 स्प्लिट अनडेड विंग स्पैरो के साथ जियान के पास कई 2 स्किल्स होती हैं। उसका कोई सेम लेवल पे अपोनेंट हो, ये बहुत मुश्किल बात होती है। ऑफ कोर्स जियान के पास लेवल्स को क्रॉस करने की फाइट होती है, लेकिन एक चीज थी जिसकी कमी रह गई, वो थी 2 फॉर्मेशंस। हालांकि अब वो 33,000 कोर इंस्क्रिप्शंस को कंडेंस कर सकता था, लेकिन वही जानता था कि ये ग्रैंड सेट उसका पूरा पोटेंशियल अनलीश नहीं करता है। इसकी पावर कुछ कम कुछ डल सी लगती है। लगता है उसे इसका गहराई से अध्ययन करना होगा, इसकी समझ बढ़ानी होगी। आफ्टर ऑल जब 2 फॉर्मेशन मास्टर अपनी ट्रू साइन को अनलीश करते हैं तो फिर चाहे अकेली फाइट हो या फिर ग्रुप के साथ वो डोमिनेट करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से इस दुनिया में ग्रेट 2 फॉर्मेशन मास्टर्स को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। वो हंस के कहता है, लगता है छोटी सी लड़की और उसकी बहन युआन सेक्ट में काफी हाई स्टेटस को रखते हैं, और उसे ठीक करने के बाद मैं देखना चाहूंगा कि क्या मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रात भले ही धीमे निकल रही हो, लेकिन अगले दिन की सुबह आ ही जाती है। जमीन फिर से जगमगाने लगी थी और आसमान में चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती है। इस वर्ल्ड में चाहे युआन शाह हो या फिर डू टियान हो, ये दोनों पावरफुल लीडर्स थे। हालांकि कोई एक्शंस नहीं ले सकते थे, लेकिन ये चौकन्ना रहते हैं। इनकी नजरें चारों तरफ देख रही होती हैं। एक बड़े से पेड़ की डाली पे खड़ा युआन शाह पूछता है, ब्रदर ड्यू यहाँ हो क्या रहा है। उसकी सीरियस नजरें दूर की तरफ देख रही थी। डू टियान बोलते हैं, ध्यान से देखो, वहाँ पे धुआं इकट्ठा हो रहा है। युआन शाह बोलते हैं, फॉग। वैली मास्टर बताते हैं, ऑफ कोर्स फॉग, लेकिन ये फॉग काफी अजीब है। ब्रदर युआन, क्यों ना हम आज के दिन भी यहीं पे इंतजार करें, चीजें कोई सही नहीं लग रही हैं। ऑल्दो अब दुनिया में ऐसी काफी कमी चीजें थी जो इनके लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सके, बड़ी कंडिस्टेंस के लिए एकदम फेटल हो सकती है। युआन शाह कहते हैं, अच्छा आइडिया है। एट द सेम टाइम वो फील कर पा रहे थे कि भले डू टियान का ऑरा उनके बराबर लग रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर टेरिफाइंग ऑरा छिपा हुआ है जो कि उन्हें भी चौकन्ना रहने पे मजबूर कर रहा था। खैर जब वे सोच रहे होते, डू टियान पूछते हैं, बाय द वे मुझे लगता है तुम्हारा ग्रुप हमसे पहले ही टियानमेन माउंटेन सेंटर कर चुका है, क्यों? और टाइमलाइन के हिसाब से तब तुम्हें सेंट्रल रीजन पहुंच जाना चाहिए था, तो फिर बाहर के इलाके में क्यों लौटे हो? युआन शाह नोट करके बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। ऐसी ही कुछ जहरी जड़ी बूटियों को खाने की वजह से हमारी एक डिसाइपल बेहोश हो गई है, इसलिए हमें उसे बाहर लेके आना पड़ा है, तभी हमारी मुलाकात हुई। तो टैनोंग स्माइल के साथ बोलते हैं, ओ ऐसी बात है। लगता है युआन शाह को जाने का मन था, इसलिए वो गायब होने से पहले बोलते हैं, ब्रदर डू चलो मैं देखने जाता हूँ कि बच्चे क्या शैतानियां कर रहे हैं। जब वो पॉइजनस मिस खत्म होगी हम जर्नी को फिर से आगे बढ़ाएंगे। के बाद उनका फिगर गायब हो गया था। इस जगह पे डू टियान कुछ और समय तक रुके रहते हैं। वो कहते हैं, धुंधला सा धुआं किसी सोल बीज के द्वारा एमिट किया जाता है, खासकर युआन सेक्ट जो कि एक समय में बीजों के ओवरलॉर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें देखो लगता है ये डिक्लाइन हो चुके हैं। ये शायद कोई और सेक्ट है, बस इनका नाम एक जैसा है। जहाँ तक बात रही उस जहरीली जड़ी बूटी के एक्सक्यूज की, लगता है कुछ छिपा रहे हैं। बच्चों मैं तुम्हारी बस एक हद तक ही हेल्प कर सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस पजल को तुम खुद सुलझाओगे। इसी के साथ उनका फिगर भी डिसअपियर हो गया था। जब वैली मास्टर का मैसेज जियान को मिलता है, वो इसे एक दिन के आराम के बारे में सबको बता के अपने कैंप में जाके ट्रेन करने लगता है। सीन दिखाया जाता है हमें एक जगह का जहाँ पे कुछ फिगर्स बात कर रहे थे। ये दुगीफी, ल्यूचिंग और बाकी लोग थे। चीफ बोलती है, फादर ने कहा है कि आगे कुछ अजीब है, ये सिर्फ हमारी देखने की क्षमता को नहीं रोकता है, बल्कि इसके यहाँ पर हमारा परसेप्शन भी नहीं आ सकता। ये काफी डेंजरस है, इसलिए हमें यहाँ पे रुकना होगा। लगता है ल्यूचिंग टैनमिंग विला से काफी डिससेटिस्फाइड थी। वो कहती है टैनमिंग विला में एंटर करना सच में आसान नहीं है। ये भी हल्की आवाज में कहती है, इस 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में कई पावरफुल फाइटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वैली मास्टर बस परछाइयों से हमें सुरक्षित ही रख सकते हैं, जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं होगा वो एक्शन नहीं लेंगे। सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस पर जियान का भी सोल परसेप्शन चारों तरफ फैल चुका था। वो महसूस करता है एक सफेद रंग के धुएं को जो पूरे पहाड़ों की श्रृंखला को ढक के रखता है। जब वो इसकी तहकीकात करने की कोशिश करता है, एक पावरफुल से ऑपरेसिव फोर्स उसे अनकंफर्टेबल फील करवाती है। जियान कहता है सफेद धुआं सच में नॉर्मल नहीं है। सोलिटर लॉर्ड भी चेतावनी देते हैं कि ध्यान से, ये फॉग किसी सोल बीज से आता है। जब दोनों ही पार्टीज को मालूम पड़ चुका था कि वो अजीब सा धुआं सबका रास्ता रोक रहा है, ये सब अपने टेंट्स में लौट आते हैं। दिन का समय जल्दी निकलता है। इस जमीन को फिर से रात ने ढक लिया था। उस जलती हुई आग के सामने बैठा जियान ये सोच रहा होता है कि क्या अभी तक युआन ने पहले इसी
तैयारियां करी होंगी कि नहीं। तभी उसके कान में जाती एक प्यारी सी आवाज जो कहती है जाओ तुम भी आराम करो। जब वो पीछे मुड़ा था उसे एक ग्रेसफुल फिगर दिखाई दी थी। वो जाने से इनकार करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जब वो इस लड़की की आंखों में उस डिटर्मिनेशन से भरे लुक को देखता है, जन समझ जाता है कि उसकी दाल यहाँ पे गलने नहीं वाली। वो फाइनली अपने टेंट में जाने लगा था। उसके जाते हुए फिगर को देख के दुखी पे हल्की स्माइल पास करती है। फिर वो चुपचाप से लौट आती है रखवाली पे। जान का टेंट सारे टेंट्स में एकदम किनारे पे होता है, इसलिए वो चलने में जानबूझ के टाइम लगा रहा होता है। जियान कहते अब भी नहीं आई। इतना बोल के उसने 3-4 कदम ही आगे लिए थे। अचानक से हल्की सी बज की साउंड के साथ सामने का स्पेस ट्रैम्बल होता है। नीचे कुछ फॉर्मेशन पैटर्न्स जलने लगते हैं। जियान स्टार्टल आवाज में कहता है ओ तो ये फॉर्मेशन पावर है। फिर एक पफ की साउंड के साथ उस छोटी सी युआन यान का फिगर अपीयर हुआ था। वो हंस के बोलती बिग ब्रदर क्या हुआ, मैंने तुम्हें डरा दिया। युआन यान सीधा जमीन से निकली थी। हो सकता है नॉर्मल लोगों के लिए डरावना हो, लेकिन जियान के लिए उसने एक ही बार में पूरा मामला सेंस कर लिया होता है। वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं चलो चलो। युआन यान नोट करती है। गूंजती है कुछ रसलिंग आवाजें। इन दोनों के फिगर छिपते छिपाते एक जगह की तरफ जाने लगे थे। कुछ समय के बाद की बात है जब सुश की साउंड के साथ ये दोनों एक टेंट के पीछे अपीयर होते हैं। जान चाहतो देख के बोलते जगह सच में अच्छी है। ये टेंट एकदम चौकोर होता है और इसकी चौड़ाई करीब 10 मीटर रही होगी। वेल अंदर क्या था, एक वुडन टेबल, एक वुडन बेड और कुछ छोटे मोटे सामान। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जान के ध्यान को खूब आकर्षित करती हैं। ये होते हैं टेंट की सतह के फॉर्मेशन पैटर्न्स। उसकी नजरों को देख के यूएन प्राउडफुल एक्सप्रेशन के साथ बोलती है ये टेंट मेरी फॉर्मेशन से ढका हुआ है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। राइट बिग ब्रदर, अब मेरी सिस्टर को चेक करो। जैन नोट करके आगे बढ़ा था। हाउएवर जिस मोमेंट में उस फिगर के पास जाता है जो कि टेंट के अंदर बेड पे पड़ी होती है, उसके एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। ये एक डेलिकेट सी फिगर थी जिसकी सांसें कमजोर होती है। अभी इसकी ब्यूटीफुल आंखें बंद थी और उसे ढक रखा होता है हल्के से पॉइजनस ऑरे ने। जैन भॉइस से गुड़ के बोलते आखिर हुआ क्या। उसके असेसमेंट के हिसाब से इस लड़की को एक गहरी चोटें आई हैं। फिर एक अजीब से जहर के हमले की वजह से ये अनकॉन्शियस हो गई है। जियान के सॉल्व एक्सप्रेशन को देख के युआनियन के एक्सप्रेशंस भी टाइट हो जाते हैं। वो अपने होठों को बाइट करके बोलती है बिग ब्रदर। जियान पूछता है मुझे जानकारी चाहिए वरना मैं ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। युआनियन कांपती आवाज में बोलती है लेकिन एल्डर युआन शाओ मुझे कुछ कहने ही नहीं देंगे। जियान फिर से बोलता है लिटिल गर्ल तुम्हारी बहन की चोटें काफी गहरी हैं। इन टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए मेडिसिनल फोर्स और फ्लेम की पावर चाहिए होगी। मुझे लगता है तुम सेंस कर चुकी हो कि मेरे पास कैसी फ्लेम है, इसलिए यहाँ पे बस मैं ही से बचा सकता हूँ। बस बात ऐसी कि मैं ट्रीटमेंट तभी शुरू करूंगा जब मुझे पूरी स्टोरी मालूम पड़ेगी, वरना आगे वो कुछ बोलता नहीं है। कुछ पलों के साइलेंस के बाद युआन ने अपनी दांती मीस के बोलती है ठीक है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप किसी को और मत बताना। मैंने स्टोरी का शुरुआती पार्ट तो आपको पहले ही बताया है जिसमें हम टियानमेन माउंटेन के मिडिल रीजन में जा रहे थे, लेकिन तभी हमारे ग्रुप के ऊपर एक सोल बीस्ट हमला कर देता है। वो सोल बीस्ट काफी पावरफुल था, इसलिए हमें बचाने के लिए सिस्टर से दूर लेके गई। हमें वो दोबारा अनकॉन्शियस मिली, लेकिन खास बात यह है कि मेरी बहन के हाथ में स्क्रोल था। एल्डर युआन शाओ ने कहा कि ट्रेजर स्क्रोल है और अभी उनके पास है। जियान की आंखें हल्की सी फ्लैश होती हैं। वो कहता है खजाने का नक्शा। इस समय उसके स्टैंड 2 स्टार दोशान के बिल्कुल पीक पे है। अगर उसे सच में कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसे वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर पाता है 3 स्टार दोशान में, तो जियान के इस कॉम्पिटिशन को जीतने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जियान स्माइल के साथ बोलता है मैं तुम्हारी सिस्टर को तो बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे वो मैप चाहिए। बोलो क्या कहते हो। युआनियन हेजिटेट करती है। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो चालाक लोमड़ी के चंगुल में फंस रही है। वो फाइनली अपनी हाथ क्लेंच करके बोलती है ठीक है मैं उसे चुरा सकती हूँ, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओ तो मुझे अपने साथ लेके जाना होगा। इस बार चौंकने की बारी जियान की थी। वो बोलता है ये। युआनियन स्माइल के साथ बोलती है रिलैक्स मैं आपकी और बोझ नहीं बनूंगी, बस मैं जानना चाहती हूँ कैसी क्या चीज है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी सिस्टर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। कुछ पलों के स्ट्रगल के बाद जियान एग्री करता है। आखिरकार उसके सामने थी क्यूट सी लड़की और वो भी 10 साल से कम दिखने वाली। इसमें क्या ही खतरा हो सकता है। युआनियन हैंड सीरीज को चेंज करते हुए बोलती है ठीक है मैं चुराने जा रही हूँ नक्शे को, तब तक मेरी सिस्टर को हील करो। इस टेंट की फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। युआन का फिगर गायब हो जाता है। अकेला रह जाता है जियान। उस अनकॉन्शियस फिगर की कंडीशन को चेक करने के बाद बोलते हैं अच्छी बात है कि मैं हूँ। हालांकि तुम्हारे ग्रुप ने भी इस पॉइजन को एक हद तक ट्रीट किया है बट इसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाए। जियान फिर अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी स्टोरिंग से कई हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालने लगा था। वो खुद से बोलता है टिस्क टिस्क नो पेन नो गेन। उम्मीद करता हूँ खजाने का नक्शा इसकी भरपाई करने के लिए काफी हो। नेक्स्ट मोमेंट पे गूंजी थी यहाँ पे पफ की साउंड। एक फ्लेम का क्लस्टर उन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को जकड़ लेता है जो तेजी से पिघल के मल्टी कलर लिक्विड्स में बदलना शुरू हो गए थे। फिर एक हल्की सी स्प्लैश की आवाज के
साथ ये लिक्विड उस लड़की के शरीर में जाने लगता है, लेकिन तभी जान को फील होती है पावरफुल रेस्ट्रे फोर्स जो इस मेडिसिन एनर्जी का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। जब जान आंखें बंद करके पूरे मामले को सेंस करता है, उसका गला सूख गया था। वो कहता है क्या इसकी बॉडी की कोर इंसर्शन मेरी से भी स्ट्रॉन्ग है। लगता है स्लीपिंग ब्यूटी युआन सेक के सारे डिसाइपल्स में सबसे पावरफुल डिसाइपल है। क्या जियान अपनी फ्लेम की थोड़ी सी फोर्स बढ़ा देता है, जिस वो एंटीडोट लड़की के शरीर में जाने लगा था, और उसके आईब्रोज के बीच का जो काला जहरीला मार्क होता है हम उसे पिघल के फेड होते हुए देखते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ी थी। एक समय की बात है जब स्टैंड के अंदर गूंजती है बैंग बैंग की कुछ आवाजें। स्पेस ट्रैम्बल हुआ था और उसमें से निकलता है युआन यान का फिगर, जो अपने हाथ में एक स्पेशल पावर से लिपटा हुआ स्क्रोल को लिए होती है। ये लड़की एक्चुअली में इतनी साहसी है कि इसके अपने लीडर के हाथों से स्क्रोल को चुराने की हिम्मत हो गई। जान भी उस बच्ची से बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारी बहन के शरीर के टॉक्सिन्स धीरे धीरे जाएंगे, उसे कल तक होश आ जाने वाला है। ऑल्दो उसके शब्द काफी सिंपल थे, लेकिन युआन यान की सिस्टर की बॉडी में जो रेस्टिव फोर्स थी उसका सामना करने के लिए जान को काफी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो साथ में ये भी सेंस कर लेता है कि अनकॉन्शियस वुमन एक पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर है। अपनी बहन के आईब्रोज के बीच में उन काले मार्क्स को हटते हुए देख युआन यान की मोटी मोटी आंखें आंसुओं से भरने लगती हैं। वो बोलती है बिग ब्रदर थैंक यू। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि उसकी बहन जितनी ज्यादा समय तक बेहोश रह रही होती है वो जहर उतना ही इंटेंस होता जा रहा था। इसने याद दिलाने की कोशिश तो युआन शाओ ने भी करी थी, लेकिन तब भी चीजें सही नहीं हो पाई। अच्छी बात है कि सिचुएशन कंट्रोल में। इस पर युआन यान की आंखों में जियान का इंप्रेशन काफी अच्छा हो चुका होता है। जियान उसके छोटे से हाथों में स्क्रोल को देख के बोलता है अभी सुबह होने में थोड़ा समय है तो चलो चलते हैं। वो बच्ची भी जियान को रिफ्यूज नहीं करना चाहती थी। वो जियान से एक प्लेफुल फेस बना के बोलती ऑल राइट, लेकिन मैं पहले अपनी सिस्टर को देखती हूँ। वो सीधा अपीयर होती है अपनी बहन के बगल में और उसके वो छोटे से हाथ उसके अनकॉन्शियस फिगर को सहलाने लगते हैं। बस जियान नोटिस नहीं कर पाता कि जब दोनों के बीच संपर्क हुआ था बीच में एक हल्की सी लाइट फ्लैश हुई थी। युआन यान फिर से जियान के बगल में आके बोलती चलो, लेकिन हमें एकदम शांत रहना होगा वरना हमारी खैर नहीं है। कुछ समय बाद की बात है जब दो फिगर्स एक छोटा और एक बड़ा इस माउंटेन रेंज की गहराइयों में जा रहे होते हैं। इस जंगल को ढकने वाली धुएं की चादर चीजों को और भी मिस्टीरियस बनाती है। ऑफ कोर्स जियान अपनी सोल पावर को फैला के पहले से तैयार रहता है। समय जैसे जैसे निकल रहा था जियान को कुछ अनयूजुअल फील हो रहा होता है। उसने शुरुआत में 1 स्टार 2 शान लेवल के सोल बीस को सेंस किया था, लेकिन फिर कुछ और ही 2 स्टार 2 शान की हो गए और अब एक 3 स्टार 2 शान को भी और फील करता है। वो भौं से गोड़ के बोलता है कितना और आगे। इन टैनमी माउंटेन्स में डेंजर हर जगह मौजूद था। वो सेंस कर पाता है कि जितना अंदर जाया जाएगा खतरा उतना बढ़ेगा। वो कहता है इसे मुझे दो। वो बिना हेजिटेशन के स्क्रोल को उस लड़की के हाथ से ले लेता है और युआन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो मुंह फुला के बोलती तुम, लेकिन इसकी क्यूटनेस से जियान पिघलता बिल्कुल नहीं है। वो मैप को खोल के चीजों को देखने लगा था। फाइनली उसे नक्शे में डेस्टिनेशन दिखाई देती है जो कि ऊंची चट्टान के नीचे होती है। फिर वो देखता है चारों तरफ के एरिया को। जियान आंखें नैरो करके हेल्पलेस आवाज में कहता है मेरी दादी माँ तुम मैं गलत रास्ते लेके आ गई हो। मैंने कहा था कि हम जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी खराब होंगी। एरिक कहने के बाद भी ऐसी बात नहीं थी कि जियान को युआन के ऊपर भरोसा न हो। सोल्जर लॉर्ड के जजमेंट के हिसाब से युआन सेक्ट एक राइशियस सेक्ट है, मतलब अच्छा सेक्ट है। अपनी पोल खुलते हुए देख युआन का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती मैं जियान तुरंत ही उसके छोटे से हाथ को पकड़ के बोलता है इधर। हम उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। गूंजती ही कुछ वूशिंग आवाजें। ये कुछ मिनट्स के बाद का सीन था। ये दोनों एक बड़ी सी चट्टान के सामने आ चुके होते हैं। उस स्पॉट को देख के उस बच्ची युआन यान की आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भर जाती हैं, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पे उसने अपनी सिस्टर को रेस्क्यू किया था। अच्छी बात है कि इससे पहले और कुछ कर पाती। जन की सोल परसेप्शन बताती है कि यहाँ कुछ अनयूजुअल है। वो उसे पीछे खींच के बोलते और आगे मत जाओ, ये जगह डेंजरस है। युआन यान एक्चुअली में अपने पैरों को आगे बढ़ाने वाली थी, क्योंकि नक्शे में लिखा था कि खजाना यहीं मौजूद है। इसलिए जब जियान उसे पीछे खींचता है वो कंफ्यूज हो जाती है। जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है शश। जैसा कि हम शुरुआत से एक रूल को जानते आए हैं, जहाँ खजाना होगा वहाँ उसका रखवाला जरूर होगा। स्पेशली युआन यान की बहन जिस तरीके से पॉइजन हुई थी, गार्डियन का यहाँ पे प्रेजेंट होना एकदम स्वाभाविक था। दोनों चुपचाप से पास में ही पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। फिर जियान अपनी उंगली के इशारे से एक पत्थर को आगे फेंकता है। वो पत्थर चट्टान के 10 मीटर के दायरे में जस्ट एंटर हुआ था। एक इनविजिबल फोर्स क्रैश की आवाज के साथ उसे पाउडर में बदल देती है, मतलब धज्जियां उड़ा देती है। इस मंजर को देख के जियान की भौं से उठ जाती है। यहाँ पे एक पावरफुल गार्डियन है। युआन यान डरी हुई आवाज में बोलती अब क्या। उसके हाव भाव को देख के बताया जा सकता था कि पहली बार है जब वो ट्रेजर हंट यानी कि खजाने की तलाश में आई हो। शुरुआत में तो जियान सोचता है कि इस लड़की को बेहोश करके इसे चुपचाप एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में छिपा दिया जाए, जिससे कोई इसके ऊपर हमला न कर पाए और वो अपना काम कर सके। अच्छी बात है कि तभी अचानक से सोल्जर लॉर्ड उसके दिमाग में बोलते हैं जियान नहीं, इस
बच्ची को अपने साथ ले जाओ, नीचे कुछ ऐसा है जिसे ओपन करने में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ पलों तक सोचने के बाद जियान कहते हैं आओ मेरे पीछे, मेरे पास एक तरीका है। वो दोनों हाथों से कुछ हैंडसीज को चेंज करने लगा था। जियान के शरीर से उसकी आकार की एक फ्लेम पीछे निकलती है जो उसके अवतार का फॉर्म ले लेती है। इस अवतार ने क्रैक बूम की आवाज के साथ सीधे उस क्लेफ के ऊपर हमला कर दिया था। गूंजने लगती है शो की साउंड्स, वो इंटेंस स्कॉचिंग हीट चारों तरफ फैलती है। काफी जल्दी वो छिपा हुआ गार्डियन बाहर आया था। जब पीछे छिपा हुआ जियान इस बीस्ट को देखता है वो कहता है ओहो ये एक गोल्डन रैट है, लगता है हमारे हाथ में सच में खजाना लग गया। वेल गोल्डन रैट क्या होते हैं? ये होते हैं असली ट्रेजर हंटर्स। भले इनकी हमला करने की कैपेबिलिटीज बहुत कमजोर हो, छिपे हुए खजानों को ढूंढने में एकदम माहिर होते हैं। इस सीन को ऑब्जर्व करके यूएन बोलती है नहीं, मेरी सिस्टर के ऊपर जहर का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है हमला करने वाला और भी डेंजरस होगा। ये बच्ची गलत नहीं सोच रही होती कि वो जियान के भी कुछ ऐसे विचार थे। वो कहता है हाँ गार्डियन नीचे है। फाइनली उसकी बॉडी से शुआ की आवाजों के साथ फ्लेम्स इरप्ट हुई थी जिनमें हल्का सा होली फ्लेम का ऑरा भी मिला हुआ था। जब वो गोल्डन रैट इस ऑरे को सेंस करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जाने लगा था नीचे जमीन के पीछे जियान का डुओ होता है। बस बात ऐसी है कि इससे पहले असली गार्डियन को ढूंढ पाते हैं। टाइम आ चुका है हमारे एपिसोड के एंड होने का। डोंट वरी नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पे ध्यान दे रहे होंगे और मिलने वाला है भयानक खजाना। बेसिकली पूरे एपिसोड में यही चलने वाला है। असली इंटरेस्टिंग चीजें परसों से शुरू होने वाली हैं। मुझे लगता है आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट्स में डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलना। आजकल मैं भी काफी एक्टिव रह रहा हूँ। वैसे चैनल की मेंबरशिप से ओपन है, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसका हिस्सा बन सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आप उसे प्रेस करके सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।